स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जीके का 13वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपकी किसी भी सरकारी नौकरी के परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आज की यह वीडियो इसी तरह कवर होने वाली है। क्वेश्चन है कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। आपके ऑप्शन है शांति, संगीत और नाटक, विज्ञान और तकनीकी, ललित कला। मतलब कि जो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है यह किस क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है। आपको अपना उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए जिसका लिंक हमने दिया है, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको स्पेशल पीडीएफ में आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड है, तो पहले आप उसे जरूर डाउनलोड कर लें। तो देखिए भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में। जो लोग विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की। आपका ऑप्शन है कार्पनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या फिर न्यूटन। हम आपके उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड रुक रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। सौर मंडल की खोज की थी कार्पनिकस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि लोटस नाम दिया गया है। मतलब कि अगर हम लोटस नाम की बात करें तो इनमें से क्या है जिसका नाम लोटस है। जैसे किसी फूल माली का, किसी रिएक्टर का या फिर किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम लोटस रखा गया है। आगे बढ़े, चौथा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। 2 से 3 सेकेंड। अगर आप इस वीडियो को 20 मिनट अपना समय निकाल करके पूरा देख लेते हैं तो आपको वीडियो खत्म होते होते ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। यहाँ पे आपको एक टेस्ट की तरह करंट अफेयर मिल रहा है, इसीलिए अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं या फिर ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां पर भी देख रहे हैं, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताया करें। तो देखिए भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर देवरिया में। और इन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिया था? तो श्रीवस्ती में। अगला है कि लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि होता क्या है कि आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग हो सकते हैं। हालांकि इस पे से 543 लोगों का ही इस समय वोटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक लोकसभा का स्पीकर होता है। जैसे कि अगर हम 2019 से लेके इस समय 2020 की बात करें तो इस समय जो हमारे स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला। ठीक, तो ये जो स्पीकर होता है ये पहले आके अपने चेयर पे नहीं बैठते हैं। जब कुछ सदस्य लोकसभा में आकर के बैठ जाते हैं तभी स्पीकर अपने चेयर पे आते हैं। तो यहाँ पे ये होता है लगभग 1/10, यानी कि 1/10 संख्या हो जाने के बाद ही लोकसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर 1/10 से कम लोग हैं, यानी कि अगर आप 550 मान के चलें तो इसका 1/10 हो जाएगा 55, यानी कि अगर 55 से कम लोग प्रेजेंट हैं किसी दिन तो उस दिन लोकसभा की कार्रवाई नहीं हो सकती। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए। देखिए अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री होने के लिए या तो आपको लोकसभा का या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पूछा गया है कि कम से कम बताइए। तो आप लोकसभा का अगर आपको पता हो, राज्यसभा का पता हो और दोनों में जो कम हो वही आपका उत्तर होगा। देखिए ये होता है 30 साल और ये होता है 25 साल, यानी कि दोनों में कम है 25 साल, आपका उत्तर होगा 25 साल। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र सीमा होनी जरूरी है। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति के लिए कितनी उम्र सीमा जरूरी है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, इन तीनों के लिए एक ही उम्र सीमा होती है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि इनके लिए कम से कम उम्र सीमा क्या होगी। अगला है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए नियुक्ति की बात की गई है, नियुक्ति हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर ये पूछे कि मतलब इनको
शपथ कौन दिलाएगा, तो इनको राज्य के गवर्नर शपथ दिला सकते हैं। ये हाई कोर्ट की बात की गई है। अगला है कि गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किसके विरोध पे किया। जैसे गांधी जी कई बार कई विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हर विरोध प्रदर्शन का एक कारण था। तो यहाँ पे जो दांडी मार्च किया गया 1930 में, यह किस चीज का विरोध था। तो ये था नमक पर जो टैक्स लगाया गया था। अंग्रेजों ने यहाँ से पैसा वसूल करने के लिए नमक जैसे वस्तु पर भी टैक्स लगा दिया था, और गांधी जी ने उसी का विरोध किया और उन्होंने दांडी यात्रा की 1930 में, और ये 1930 का यात्रा नमक टैक्स के विरोध में था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है। निर्यात करता मतलब कि बेचने वाला, बाहर भेजने वाला। देखिए मतलब वर्ड होता है, एक होता है निर्यात, एक होता है आयात। तो आयात मतलब कि लाने वाला, निर्यात मतलब कि बेचने वाला। तो इनमें से सबसे ज्यादा मुर्गी का निर्यात करता है चीन। चीन जिसकी कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है वांग हो, जिसको हम सारो ऑफ चाइना भी बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब कि सोना के लिए हम किस देश को जानते हैं सर्वाधिक सोना के लिए, तो यह है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर हमने 50 में से 10 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। आपको बता दें कि अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे जाकर आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ये मॉक टेस्ट आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए अपलोड है फिलहाल में। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जो केवल 4 MB का है और आसानी से आप उसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। अगला है कि किसके साथ यहूदी मेनुहीन संबंधित है। किसके साथ, तो ये है वायलिन के साथ, मतलब कि इनका संबंध वायलिन से है। अगला है 12वां कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे कई जगह है, जैसे कि अगर हम बात करें कोलार की जो कर्नाटक में है, या फिर हीरा की खान करें तो मध्य प्रदेश पन्ना में। तो इसी तरह अंकलेश्वर को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। यह है पेट्रोलियम। अगला और 13वां क्वेश्चन कि पेस मेकर का संबंध किससे है। पेस मेकर, तो यह है दिल, मतलब कि जो आपका दिल है इसकी धड़कनों को मापता है पेस मेकर। अगला है कि भारत में सबसे अधिक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि कई मिट्टी पाई जाती है भारत में, काली, रेंगूर, लेटराइट, एलुअली। तो इनमें से कौन ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो यह है एलुअली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं, और ये होता है सोडियम का। चलिए इसका रासायनिक सूत्र हमें कमेंट करके बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे जरूर लाइक कर दें। पीडीएफ भी डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है कि वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे वायुमंडल में आप देखेंगे कि 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। तो इनमें से आपको बताना है कि ओजोन की मात्रा सर्वाधिक किस मंडल में पाई जाती है, और यहाँ पे आपके विकल्प हैं। तो ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की मात्रा पाई जाती है, और ये जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको धरती पे आने से रोकती हैं। ठीक, ओजोन की जो मात्रा पाई जाती है इसकी एक परत होती है, इस परत को हम मापते हैं डॉप्सन में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु होता है। सोल्डर कहिए या फिर टांका कहिए, तो ये किसका किसका मतलब क्या क्या मिला करके सोल्डर बनाया जाता है, यही आपको बताना है। तो देखिए सोल्डर के लिए हमें एक तो होता है सीसा के साथ हम मिलाते हैं टिन को। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये मिश्र धातु बन जाएगा। अगला है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे जब बेकरी में ब्रेड बनता है तो वहां पे ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाना होता है, इसीलिए उसमें हम ईस्ट का, खमीर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े तो 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है। 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सबसे पुरानी कौन है
सबसे न्यू कौन है? तो सबसे न्यू है हिमालय, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर है अरावली। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे पुरानी, पुरानी है अरावली, न्यू है हिमालय। हिमालय की लंबाई कितनी है? ऊंचाई 8,848 मीटर। हिमालय किस देश में है? तो यह है नेपाल में। अगला है कि खेतड़ी स्थान राजस्थान के में है, तो ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, ठीक, वहां किसका उत्पादन होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे होता है तांबा का, तांबा का। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन से मुख्य संबंध है? जैसे कि सती प्रथा को किसने बैन कराया ये आपको बताना है। वैसे तो एक भारत के समाज सुधारक हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इन्होंने काम किया था, लेकिन इनके कहने पर किसने किया? 1829 में बैन किया गया, और उस समय था लॉर्ड विलियम बेटिक, इसी ने सती प्रथा को बैन किया था। अगला है कि परंपरागत नृत्य जिसका नाम है मोहिनी अट्टनम, यह किस राज्य का नृत्य है? जैसे कि गिद्धा या फिर भांगड़ा पंजाब का है, मोहिनी अट्टनम कहाँ का है? यह है केरल का। बिहू कहाँ का है? तो बिहू है असम का। अगला है कि कोराकोरम हाईवे किसको किसको जोड़ता है? यहाँ पे स्पेस छूट गया है, चलिए यहाँ पे स्पेस आप मान लीजिए। कोराकोरम जो हाईवे है यह किस किस देश को जोड़ता है ये आपको बताना है। देखिए ये जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को। भारत का जो हिस्सा चीन ने हथिया लिया था उसको हम अक्साई चीन बोलते हैं। अगला है कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जैसे हमारे यहाँ लौह पुरुष मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो जर्मनी का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये है बिस्मार्क, मतलब कि ऑटो वान बिस्मार्क, इनको जर्मनी का लौह पुरुष भी कहा जाता है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, जर्मनी की राजधानी। आगे बढ़े तो अगला है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बात हो रही है हर्षवर्धन के समय। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये थे वेनसांग। वेनसांग जो कि आए थे बौद्धिज्म को पढ़ने के लिए, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे। कई बार पूछा जाता है कि वेनसांग का संबंध किस देश से है, तो यह चीन से था। आगे बढ़े तो अगला है कि ग्रे क्रांति, यह शब्द किससे संबंधित है? ग्रे मतलब कि भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति का क्या मतलब है? जैसे गोल क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। भूरी क्रांति मतलब कि मछली उद्योग। तो बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? अगर आप हमें इस चैनल पे फॉलो करते होंगे तो हमने आपको बहुत बार बताया है, सही उत्तर है सोयाबीन, जहां पे पाया जाता है लगभग 42% प्रोटीन। इसके अलावा दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है, या फिर मशरूम में भी सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से आंखों की कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता? देखिए मायोपिया है, इसको हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दूर का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूर दृष्टि दोष इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि निकट का नहीं दिखता है। तो इन दोनों को लेंस लगा करके हम सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको दूर का नहीं दिख रहा है तो हम लगाएंगे अवतल, और अगर हमको नजदीक का नहीं दिख रहा है तो हम लगाएंगे उत्तल। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस, मायोपिया में अवतल लेंस। लेकिन वर्णांधता मतलब कि रंगों का कलर अलग दिखना, तो ये एक ऐसा रोग है जो इसका इलाज नहीं है, आप इसे ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रेलवे का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो पहले आप खुद को चेक कर लें कि कहीं आप इसके शिकार तो नहीं। अगर आप इसके शिकार हैं तो आप इसे सही नहीं कर पाएंगे और फाइनली आपको निराशा ही मिलेगी। देखा जाए तो दुनिया में ढेर सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ऊंचे पद पे हैं, लेकिन उनको भी वारांधता है। अगला है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? ये छूती है लगभग 5 राज्यों को। हम सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं।
अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? किसने पहले नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बताया था? तो इनका नाम है एनरियो कोफर्मी। एनरियो कोफर्मी, ये है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन 31वां कि बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मैन बुकर प्राइज आपने सुना होगा, 50 साल पे गोल्डन भी मिलता है इसमें। तो यह है साहित्य से। साहित्य से अभी तक हमने 31 क्वेश्चन कवर कर दिया है, अब केवल 19 क्वेश्चन आने बाकी हैं। इसलिए जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ पाए। जो भी लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए, अगर बात कर लें केवल उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर कई सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश का तो ये नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि ये कहाँ का है। तो ये है हरियाणा का। हरियाणा का। अगला है कि काव्य मीमांसा, इसके लेखक कौन है? 2 से 3 सेकंड आपके पास समय है। ये है राजशेखर। राजशेखर। अगला है कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? 1932 में। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, उसी के तहत गांधी जी ने अब हरिजनों के लिए काम करना शुरू किया और उन्होंने हरिजन एक पत्रिका भी निकाली और उन्होंने दलितों को हरिजन कहा पहली बार। अगला है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? विकल्प आपके सामने है, आपको अपना उत्तर बताना होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें और इसका पीडीएफ जाके पहले डाउनलोड करिए, वो ऑलरेडी ऐप पे अपलोड है। तो यह है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि चंबल, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? आपको हिंट दे दें तो इस नदी के किनारे दिल्ली है, इस नदी के किनारे आगरा है। अब तो आप बता ही सकते हैं, यह है यमुना। यमुना। चलिए एक चीज कमेंट करके बताइए, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ या फिर लखनऊ को बताइए तो ठीक है, नहीं तो अयोध्या को बताइए। जैसे पूछा जाता है वाराणसी तो गंगा नदी के किनारे है, और इस तरह आप बताना है आपको कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। अगला है कि बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को कौन मिलाता है? कौन सी नहर है जो कि इन दोनों को जोड़ती है? ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड लगेगा, कारण ये भी है कि ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह है किल नहर। किल नहर। अगला है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? मतलब किसको ज्यादा मंत्र मिले हैं ऋग्वेद में? तो देखिए ये है इंद्र। उस समय अगर हम वैदिक टाइम पीरियड की बात करें तो उस समय इंद्र, अग्नि, वरुण यही सब बड़े देवता थे। बाद में जब वैदिक काल के बाद हमने देखा तो यहाँ पे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो मतलब रुतबा है, एक तरह से आप कहिए कि प्रचलन है, ये ज्यादा बढ़ गया। अगला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आसान क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन और महत्वपूर्ण। यह है सतलज। सतलज। अगला है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और वहां पे जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उसको दबाने के लिए ये किया गया था 1905 में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। बहुत बार पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन ने। अगला है कि ग्रीष्मकाल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी कारक कौन है? जैसे कि भारत में जो गर्मी के दिनों में बारिश होती है वो किस मानसून से होती है? अगर आपको बताएं तो देखिए, भारत में अगर बारिश होने की बात करें तो 2 तरह के मानसून, एक तो इधर से आता है जो कि अंत में दिल्ली में पहुंचता है, और जो ठंडे के दिनों में बारिश होती है इधर के मानसून से होता है। यहाँ पे पूछा गया है ग्रीष्म काल में, तो ये होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व मानसून के, दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। यहाँ पे देखिए इधर से आ रहा है तो ये दक्षिण और पश्चिम दोनों है। अगला है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने में सहायक करता है? तो ये है के, विटामिन के।
अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो अगर कहीं कट जाएगा तो वहाँ पे रक्त के थक्का नहीं जमेगा। अभी तक इस वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आप इस वीडियो का पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और उसके लिए आपको वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जहाँ पर धीरे धीरे ढेर सारे मॉक टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर उस ऐप को आप अपने मोबाइल में रखते हैं तो आपके लिए मतलब कि अच्छा ही होगा। अगला है 43 नंबर की रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो यह है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। यह है लंदन। जैसे हमारे यहाँ पूछा जाता है कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज तो गंगा नदी के किनारे, या फिर आगरा तो यमुना नदी के किनारे, तो उसी तरह जो टेम्स है नदी, ये लंदन इसके किनारे स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? वसा मतलब कि फैट। गाय और भैंस की अपेक्षा जो भैंस होती है उसमें फैट ज्यादा होता है, तो ये कितना होता है लगभग में, ये आपको बताना है। ये होता है 7.2%। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब कि अगर हम दिल्ली की बात करें और देखिए ये मध्यकालीन इतिहास है पूरा, तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, मतलब अंत में कौन आया। ये पूरा मध्यकालीन इतिहास है मुगल काल तक। सबसे हम पहले शुरू करते हैं 1106 से 1190 तक। ये थे गुलाम वंश, जिनको दास वंश भी कहा जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बस ये सही होगा या फिर ये सही होगा। इसके बाद 1190 से 1230 तक खिलजी वंश, यानी कि अब यहाँ तो सैयद है, यानी कि ये भी गलत हो गया, बचा बस एक ही और यही आपका सही उत्तर होगा। खिलजी के बाद 1225 या फिर 30 के करीब करीब से उसके बाद तुगलक आए, उसके बाद सैयद आए, उसके बाद लोधी आए और लोधी के बाद जाकर के मुगल काल की शुरुआत होती है 1526 में। अगला है कि ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह आपको बताना है। किसान सभा जो हुआ ऑल इंडिया, तो इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? पूरे देश का पहला, ये नोएडा में होगा और नोएडा है उत्तर प्रदेश में, यानी कि आपका सही ऑप्शन नंबर पहला। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग लस्सी कोशिकाएं बनाती हैं? यह है दीर्घ अस्थि। दीर्घ अस्थि। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, तो ये कहा जाता है भाग 3 को। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपका 50 में लगभग कितना क्वेश्चन सही है, आपका कितना रिजल्ट है, ये आप हमें कमेंट करके सभी लोग बता दें। जितना गलत हुआ होगा आप 50 में से घटा करके अपना रिजल्ट बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ ये वाला ऐप जरूर डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।